हेलो स्टूडेंट्स। आपने डाया पारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ाई कर ली। अब हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस को पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस को जानने के लिए हम लोग पहले एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उस ग्राफ की मदद से इसको पहचानेंगे। आइए ड्रॉ करते हैं पहले ग्राफ। लिया हमने एक्स एक्सिस के अलोंग एच। अब आप एच को पहचान चुके हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और वाई एक्सिस के अलोंग लिया हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब आपने पीछे लेक्चर्स में पढ़ा है एच की रिलेशन एच वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस एम वेक्टर। अब ये जो एम वेक्टर है इसको मैग्नेटाइजेशन मैंने नाम दिया था। ऐसे शुरू में हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट को भी कैपिटल एम लेके चले हुए हैं, बट यहाँ पे नोमेनक्लेचर जो इसका किए हैं आप, ये है मैग्नेटाइजेशन, या फिर इसको लोग बोलते हैं आई वेक्टर। आई वेक्टर मीन्स मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी लोग कहते हैं इसको। अब ध्यान रखेंगे जो एम हम लोग इस समय ले रहे हैं, दिस एम इज मैग्नेटाइजेशन। अब और आपने इसके आगे कुछ रिलेशंस देखा, जैसे बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस, बी नॉट दिस इज म्यू नॉट इनटू एच वेक्टर। फिर हम लोगों ने टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा पीछे चैप्टर में, वहां पर हमें मिला बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई फॉर करंट एंड नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन टॉरॉइड। चलिए बच्चों, इसको ध्यान में रखते हुए और अब हम लोग आगे जो है स्टडी करने जा रहे हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस की। देखते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या है हमारा। अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा, जैसे मैंने एच और बी लिया है, कुछ बुक्स में एच और आई भी लिए गए हैं। कुछ टीचर्स को भी मैंने सुना है, आप भी यूट्यूब पर देखते होंगे, दूसरे लेक्चर्स को भी देखते होंगे, दूसरे टीचर्स को भी देखते होंगे, तो कई सारे टीचर्स ने एच और आई ले लिए हैं। बच्चों यहीं पर मैं आपका 1 मिनट समय लूंगा। एच और आई के बीच जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमारे एनसीईआरटी ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जवाब है कि जो हमारा साइंस है ये आगे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स थे उसको छोड़ दिए गए और एनसीईआरटी ने न्यू कॉन्सेप्ट्स को लाया, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। बच्चों मैं आपको फुल नोट्स लिखाता हूं। इस नोट्स से आप आईआईटी जी का एग्जाम दे सकते हैं, नीट दे सकते हैं, आपको बोर्ड में 99-100% मार्क्स आ सकता है। आप वीडियो देखते हुए नोट्स को पहले लिखिए और फिर उस नोट्स को आप पढ़िए और उसकी मदद से प्रॉब्लम करिए। जो भी आप देखते हो दूसरे के वीडियोस में, उसको आप कम से कम एनसीईआरटी से आप जरूर एक बार मिला लीजिए। जो एनसीईआरटी में है वो सही है, और साथ में यदि आपको संभव हो तो एनसीईआरटी के पीछे एनसीईआरटी की सेकंड पार्ट के पीछे बहुत सारे बुक्स के नाम लिखे हुए हैं,
उसमें एक बहुत अच्छी बुक है, वर्ल्ड लेवल की बुक है, आप लोग जानते होइएगा, नाम है उसका फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, हैलिडे, रेसनिक, वॉकर, एक्सटेंडेड 6th एडिशन। इस बुक से आप जरूर मिलाइए यदि कोई वीडियो देखते हैं तो, और गलत नहीं सीखिए। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ले रहे हैं बी और एच का ग्राफ भाया एनसीईआरटी, हम चल रहे हैं। चलिए अब इस ग्राफ को पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेसेस को डिफाइन कर लेंगे, फिर देखेंगे इसकी ड्राइंग कैसे किया गया। आइए पहले ड्रॉ करते हैं। एक सर्टेन वैल्यू एच और बी लेकर, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेंगे, बुक्स में तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट सर्टेन वैल्यू एच का और बी का लेते हुए एक पॉइंट लिया हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इतना ही एच का वैल्यू, इतना बी का वैल्यू देखते हुए हमने ले लिया पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, ये ले लिया हमने पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट के बीच ग्राफ की जो नेचर है ये है इस तरह का इंटीग्रेशन जैसा सिंबल, ये है इस तरह के नेचर ग्राफ का। अब ओ से यहां तक मैं इसको डॉटेड कर दे रहा हूं, ये है ग्राफ की नेचर, और ये शुरुआत होती है ग्राफ की यहां से, ये ऐसे चला, ओ से आया पॉइंट ए पर, ए से पॉइंट बी, बी से पॉइंट सी, सी से पॉइंट डी, डी पॉइंट डी, यहाँ लिया डी, पॉइंट ई, स्मॉल लेटर से नोट करते जा रहे हैं, पॉइंट एफ। चलिए थोड़ा मार्क कर लिया हम लोग। अब पहले हम लोग थोड़ी सी एक बात, एक टर्म को, एक वर्ड को पहचान लें। यदि कोई स्ट्रेट लाइन आप ऐसे ड्रॉ किए, और यदि इसी पर सेम स्ट्रेट लाइन पर यदि आपने उल्टा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, तो दो तो दिखेगा नहीं, एक दिखेगा। तो आप इसको क्या कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरा स्ट्रेट लाइन रीड्रॉ हो गया, रिट्रेस हो गया, रिट्रेस हो गया, रिट्रेसिंग कहते हैं इसको। सेम लाइन पर दूसरा लाइन यदि अपोजिट ड्रॉ कर देते हैं सेम लेंथ का, तो इसको कहते हैं रिट्रेसिंग, या कहते हैं बोथ लाइंस कोइंसाइड। नहीं, यदि एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन इसके बगल से ऐसे, तो क्या कहेंगे, टू लाइंस आर नॉट रिट्रेस्ड, रिट्रेस नहीं हुआ, ये जो है अलग अलग हो गए। तो सेम बात यहां पर हुआ है। एक ग्राफ, अब इसमें और भी हम एरो दे करके आपको दिखा देंगे। एक ग्राफ ऐसे, दूसरी ग्राफ ऐसे, शुरुआत में हम लोग ऐसे गए हैं, क्या देख रहे हैं, जो ग्राफ्स है यहाँ पर, जो कर्व्स हैं, ये रिट्रेस नहीं हुआ, सेम पाथ के अलोंग ये नहीं चला, तो कहते हैं देयर इज लैक ऑफ रिट्रेसेबिलिटी, मतलब रिट्रेस होने की, एक दूसरे से कॉन्साइड होने की कमी है, लैक है, कमी है। इसी लैक ऑफ रिट्रेसेबिलिटी, या कहिए लैक ऑफ कोइंसिडेंस, को नाम दिया गया है हिस्टैरिसीस। आइए पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लें, एंड देन उसके बाद में कैसे ये ग्राफ ड्रॉ होता है, कैसे ड्रॉ करा गया, फिर हम इस पर बात करेंगे। आइए डिफाइन करते हैं। when a ferromagnetic material is subjected to variable magnetic intensity, inside bracket H, and magnetization
मैग्नेटाइजेशन curves are drawn increasing and decreasing h को इंक्रीज डिक्रीज करके कर्व्स को ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व ड्रॉ करते हैं। देन द लैक मतलब कि कमी, देन द लैक ऑफ रिट्रेसिबिलिटी मतलब एक के ऊपर दूसरे को नहीं मिलना, द लैक ऑफ रिट्रेसिबिलिटी ऑफ दोज कर्व्स is called lack of retraceability of those curves, इसी का नाम है is called magnetic hysteresis and the loop A B C D E F A, ये जो लूप हो गया A B C D E F A, तो लूप बोलें, कर्व भी बोल सकते हैं, लूप के जगह पर आप चाहें तो कर्व भी बोल सकते हैं। द कर्व A B C D E F A is called hysteresis लूप। ये है बच्चों हिस्टेरेसिस। क्या लिखा हमने? When a ferromagnetic material is subjected to variable magnetic intensity, जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर हम ठीक है अप्लाई करते हैं वेरिएबल मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप यहां पर एक वर्ड और लगा दें, when a स्पेसिमेन कर देते हैं मतलब पीस, when a स्पेसिमेन यानी कि पीस टुकड़ा, पीस नमूना ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, छोटा सा पीस लिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, उस पर अप्लाई करा वेरिएबल मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन कर्व। मैग्नेटाइजेशन के लिए जब मैग्नेटाइज करते हैं किसी को तो मैग्नेटाइजेशन करते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं कर्व्स, कैसे? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बढ़ा करके एंड घटा करके कर्व्स को, एक से ज्यादा कर्व को ड्रॉ करते हैं। देन द लैक ऑफ रिट्रेसेबिलिटी ऑफ दोज कर्व्स, जो कर्व्स नहीं मिलते हैं आपस में, एक दूसरे पर रिट्रेस नहीं होता है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। एंड द लूप, जो लूप बन गया, एक क्लोज पाथ बन गया है ABCDEFA, इसी क्लोज लूप को बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। चलिए पहचान गए। अब यहां से आगे हम लोग कैसे इसको ड्रॉ किए हैं, अब ड्रॉ करने की प्रोसेस पर बात करेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग टोरॉइड की मदद लेते हैं, रोलैंड रिंग, जो रोलैंड रिंग है टोरॉइड है, इसकी मदद लेते हैं और इसी में टोरॉइड की मदद से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, इस कर्व को ड्रॉ करते हैं। बुक्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, बट आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लर्न करनी है, आपको ग्राफ का पैटर्न दिखाना है। यहाँ पर पॉइंट सी है हमारा, पॉइंट सी ले लिया हमने। टू ड्रॉ, अब इसको ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। टू ड्रॉ हिस्टेरेसिस कर्व या ग्राफ बोले, जो भी बोले, कर्व बोले, ग्राफ बोले, एग्जाम में 12 के बोर्ड में आते रहता है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ शुरू से। 12 बोर्ड को मैं फुल्ली मेंटेन करके चल रहा हूँ, आप नोट्स वीडियो देख करके लिख लीजिए। टू ड्रॉ हिस्टेरेसिस कर्व, इसके लिए
let us take, हम लेते हैं, let us take a toroid, एक toroid लेते हैं, let us take a toroid, Roland ring, then magnetic field, B नोट, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखा हमने B नोट इन इट्स कोर, टोरॉइड के कोर में, जैसा कि आप निकाले हैं, चैप्टर 4 में पढ़े हैं, B नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, where n क्या है, याद होगा आपको, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द टोरॉइड, और I क्या है, करंट इन टोरॉइड। अब जो टोरॉइड लिया हमने, रोलैंड रिंग लिया हमने, अब इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम डाल रहे हैं, तो पुटिंग अनमैग्नेटाइज्ड, मतलब कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेने जा रहे हैं वो मैग्नेटाइज नहीं है, मतलब क्या, वो मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटाइज नहीं हुआ मतलब मैग्नेट नहीं बना है, तो पुटिंग अनमैग्नेटाइज्ड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इन द कोर ऑफ द टोरॉइड। अब यहीं से ग्राफ की ट्रेसिंग आपको दिखाते चलूंगा, corresponding to, ठीक है, एक वर्ड में लेंगे इसको, corresponding to point O, मतलब ओरिजिन के corresponding। ओरिजिन लिया हमने उस समय जिस समय की टोरॉइड में हमने डाला अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो अनमैग्नेटाइज्ड है, उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, साथ में क्या है कि मैग्नेटाइजेशन भी नहीं होगा, एच भी नहीं होगा, अभी अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अभी हम डाल रहे हैं टोरॉइड के अंदर, ठीक है, अभी कोई करंट नहीं है टोरॉइड में, अभी हम अंदर डाल रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ओ कहने का ही मतलब है कि इस समय बी नहीं है, एच नहीं है, करंट नहीं है, टोरॉइड में अभी हमने अभी डाला, ठीक है। देन अब इसके आगे, देन नंबर 1, पहली बात, करंट आई इज इंक्रीज्ड, करंट को बढ़ाते हैं फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए। अब देखिए, जब करंट को ओ टू ए बढ़ाएंगे, जब करंट को बढ़ाएंगे बी नॉट बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा, तो इस तरह से एच बढ़ता गया और एच बढ़ेगा, बी बढ़ता गया, ठीक है, कहां तक, टू पॉइंट ए, where B net magnetic field, B is net magnetic field, gets saturated, ठीक है, करंट को I से, करंट I is increased from O to A बढ़ाया हुआ, जहां पर A पर जा करके B कांस्टेंट हो गया, सैचुरेट हो गया बढ़ करके। अब सेकंड पॉइंट हम बना रहे, पॉइंट वाइज कर देता हूं जिससे याद रहेगा आपको। अब देखिए, A से B H को कम किया हमने, तो H को कम करने के लिए B नॉट कम करेंगे, B नॉट को कम करने के लिए टोरॉइड में करंट को कम करेंगे, तो A to B करंट इज डिक्रीज्ड। अब मैं I लिख देता हूं, करंट को I इज
decreased from A to B, where I equal to 0 and H equal to 0. कहाँ पर? At point B, small b, at point B, small b, point B पर क्या हो गया? H डिक्रीज होके 0, करंट भी 0 हो गया, करंट को कम करके 0 कर दिया करंट को, but B net magnetic field is not equal to 0. गौर से देखिए, जब H को डिक्रीज करके 0 कर दिया, टोरॉइड में करंट को 0 कर दिया हमने, B नोट को 0 कर दिया हमने, तो फिर क्या देख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू है, यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू है। अब यही जो OB के इक्वल नेट मैग्नेटिक फील्ड है, बचा हुआ रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, बचे खुचे मैग्नेटिक फील्ड, ये जो बचे हुए हैं, इसी का नाम रखा गया है रिटेंटिविटी। आगे हम डिफाइन करेंगे इसको, टर्म को पहचान लीजिए। जब हमने H को कर दिया 0, पॉइंट B पर आ गए तो H क्या हो गया? 0। देन रेसिडुअल बचा हुआ नेट मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल इज नोन एज रिटेंटिविटी, बट इसको हम डिफाइन करेंगे बाद में। पहले ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया गया है, ड्राइंग आपको सिखा देता हूं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में यदि आता है ड्रॉ द ग्राफ, तो फिर आप इसको ड्रॉ करेंगे। नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, पता तो होना चाहिए कि कैसे ड्रॉ हुआ है ग्राफ। अब B से आगे पॉइंट C पर हम आएंगे, तो देखिए B to C डायरेक्शन H का अपोजिट हुआ है, B से C करंट की डायरेक्शन अपोजिट, H की डायरेक्शन अपोजिट, B नोट की अपोजिट। और जैसा कि आप पढ़े हैं सोलेनॉइड टोरॉइड में जब करंट के डायरेक्शन अपोजिट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट होते हैं। अब थर्ड स्टेप ग्राफ की, करंट इज रिवर्स्ड, करंट को उल्टा कर दिया, एंड at point C, B to C, and from B to C, अब B to C देखिए गौर से जरा, कैपिटल B का वैल्यू क्या हो गया? डिक्रीज होके 0 फ्रॉम B to C। B नेट मैग्नेटिक फील्ड decreases and at C, मतलब पॉइंट C, at point C मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 0। अब यहां पर H की डायरेक्शन अपोजिट, नेगेटिव H अपोजिट डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन अपोजिट करके, और इतना H की वैल्यू यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में करा गया, जिससे कि जो बचे हुए थे मैग्नेटिक फील्ड B, वो मैग्नेटिक फील्ड B डिक्रीज होकर के क्या हो गया? 0। तो बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया यदि मटेरियल में, तो क्या कहेंगे? सारे डोमेन जो है रैंडम हो गया। सारे जो डोमेन है हमारा, बहुत लोग खाली डाइपोल मोमेंट कह देते हैं रैंडम, नो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसके ध्यान रहे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डोमेन फॉर्मेशन, जो पैरामैग्नेटिक में नहीं होता है। तो फिर जब हमारा B हो गया 0, तो डोमेन्स जो है वो रैंडम हो गया, तितर बितर हो गया, और जो आपका मैग्नेट था वो डीमैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो दिया उसने, तो इसको कहते हैं डीमैग्नेटाइज हो गया। तो B इक्वल टू 0। अब इस समय जितने अपोजिट डायरेक्शन में H अप्लाई किए हैं, इसी अपोजिट डायरेक्शन में H को जिसने की नेट मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर दिया, डीमैग्नेटाइज कर दिया हमारे मैग्नेट को, इसी को नाम दिया गया है कोएर्सिविटी। आगे इसकी डेफिनेशन देंगे हम नेक्स्ट। अब आइए नंबर 4 स्टेप में। अब C to D, जैसा कि देख रहे हैं H की वैल्यू इंक्रीज हुआ है, ठीक है, मतलब I बढ़ा है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है अभी इस समय, रिवर्स डायरेक्शन में करंट रिवर्स किया हुआ है,
तब यहाँ से क्या हुआ कि आई की वैल्यू बढ़ाया, ठीक है। फिर जैसा कि देख रहे हैं डी से ई तक देखिए, फिर इधर से ई पर आने पर क्या देख रहे हैं, एच जीरो यानी करंट जीरो हो गया। बता दीजिए करंट यानी आई तो जान गए, 2-3 बार आई लिखा हम लोगों ने, करंट को आई से नोट, स्मॉल आई से नोट कर रहे हैं, करंट आई इन रिवर्स्ड डायरेक्शन increases या कहिए increased from C to D, then it decreases करंट को फिर डिक्रीज करते हैं from D to E यानी पॉइंट D टू पॉइंट E। अब पॉइंट E के कॉरेस्पॉन्डिंग जैसा कि देख रहे हैं H का वैल्यू 0, बट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में अब मैग्नेट बन चुका है, आपका जो मटेरियल है अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड है इस समय। अब इस पर जो है फिर हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी को अब सीधा कर रहे हैं, सीधे डायरेक्शन में फिर अप्लाई कर रहे हैं E से लेकर A तक। तो फिर फिफ्थ स्टेप में ले लें, करंट इज अगेन रिवर्स्ड, कहां से, अब यहां से रिवर्स कर रहे हैं, पहले से करंट रिवर्स किए हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग करंट को फिर रिवर्स करते हैं, मतलब कि अब सीधे डायरेक्शन में करंट को फिर ला रहे हैं, जो पहले था शुरू में जो डायरेक्शन था करंट का वही डायरेक्शन कर रहे हैं। अगेन करंट इज अगेन रिवर्स्ड एंड it is increased from E to F and again from F to A। इस तरह से करंट को फिर से ला दिया हमने उतने वैल्यू पर जितना कि A पर था स्टार्टिंग में, तो फिर H का वैल्यू भी फिर से आ गया उतना ही जितना था स्टार्टिंग में। अब ये पूरी हमारा लुक तैयार हो गया। इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ किया गया है टोरॉइड में मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डाल करके, रोलैंड रिंग के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डाल करके, और उसके बाद करंट को इस तरह से बढ़ाते घटाते हुए आगे पूरा लूप को ड्रॉ किया गया। अब ये सारा रेफरेंस मैंने लिया है कहां से, फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय हैलिडे, रेसनिक एंड वॉकर। चलिए बच्चों, अब जो टर्म्स निकल के आए थे जरा उसको हम लोग डिफाइन कर लें, या उससे पहले एक बात और देख लें। ये है हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस हिस्टेरेसिस लॉस। जब डोमेन को सीधा उल्टा करेंगे आप, मैग्नेटिक डाइपोल में वाइब्रेशन होगा, मैग्नेटिक डाइपोल को आप सीधा उल्टा जब करेंगे, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने पर डोमेन सीधा उल्टा होता है, मैग्नेटिक डाइपोल सीधा उल्टा होता है, तब तो वाइब्रेशन होगा तो कुछ इसमें मोलेकुलर वाइब्रेशन, एटॉमिक वाइब्रेशन, डाइपोल वाइब्रेशन में कुछ एनर्जी हमारा खर्च हो जाता है। इस खर्च हुए एनर्जी को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, क्योंकि ये हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट हो जाता है, खर्च हो जाता है एनर्जी, इसलिए इसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। मेंशन कर दीजिए, इन अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब होता है एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया, तब आगे पीछे प्रोसेस को वन साइकिल कहा जाता है। इन वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन some amount of energy of the source is lost in the
form of heat due to vibration in magnetic dipoles. This loss in energy is called hysteresis loss. ठीक है. In a cycle of magnetization, in one cycle of magnetization, some amount of energy of the source, जहां से एनर्जी आ रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं आप उसको, जिस किसी ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, सीधा उल्टा करा है जिस किसी ने, उसकी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं. कहाँ पे? हमारे मटेरियल में, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ डाइपोल्स, और उसका लॉस हो जाता है. दिस लॉस, magnetic dipoles, this loss in energy is called hysteresis loss. अभी hysteresis loss जो है आप पढ़ेंगे आगे, ट्रांसफार्मर जिसमें कि एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी आता है, इलेक्ट्रिक पावर आता है, उसकी मदद से फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आप अपने घर के आसपास में, तो फिर वहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए एनर्जी कम पड़ जाएंगे. तो हिस्टेरेसिस लॉस से बचाना भी पड़ता है हमें. कैसे बचाते हैं, चलिए आगे बात करते हैं. नाउ अब चलिए निकालना है कितना लॉस हुआ एनर्जी में, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हिस्टेरेसिस लॉस इन एनर्जी, या कहिए सीधे लॉस इन एनर्जी पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. This is equal to area enclosed, ये जो एरिया enclosed एरिया है, inside the hysteresis loop. ये जो hysteresis loop है, इसके अंदर जितनी एरिया है, ये एरिया हमें बताता है क्या? लॉस इन एनर्जी पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. एक वर्ड इसमें साइकिल के साथ में एक वर्ड और लगा दे, तो ऊपर लिखे हैं, लेकिन लिख दिए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ठीक है. इन वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. पर का मतलब क्या होता है? यूनिट. इन यूनिट साइकिल, वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन वन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जो एनर्जी का लॉस होता है. दिस इज एरिया एनक्लोज्ड इनसाइड द हिस्टेरेसिस लूप. अब बच्चों, सॉफ्ट आयरन के लिए ये जो एरिया है ये कम होता है, इसलिए सॉफ्ट आयरन से एनर्जी लॉस कम होता है. इसलिए ट्रांसफार्मर में जो उसका कोर बनाते हैं, ये सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं. वहीं स्टील के लिए यदि आप देखिएगा तो फिर ये वाइड होता है, चौड़ा होता है हिस्टेरेसिस लूप. ये सब कुछ बुक्स में भी देखेंगे आप लोग, एनसीईआरटी में देखिएगा. चलिए मैं मेन पॉइंट्स को आपको समझा देता हूं, जिससे कि आपको क्लियर रहेगा, याद रहेगा. अब इसी ग्राफ पे हमें जो कुछ टर्म्स मिले हैं, वो टर्म्स को हम लोग डिफाइन करेंगे. जैसे रिटेंटिविटी. क्या है रिटेंटिविटी? आइए देखते हैं. व्हाट इज रिटेंटिविटी? रिटेंटिविटी जिसको रेमेनेंस भी बोलते हैं. रिटेंटिविटी, रेमेनेंस, जैसा कि हम लोगों ने बोला था ओबी, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ओबी. यदि ग्राफ देख करके डिफाइन करते हैं तो आप ओबी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसके डेफिनेशन में लिखा देता हूँ, तो लिख लीजिए. इट इज इक्वल टू
द रेसिडुअल इक्वल टू द रेसिडुअल बचा हुआ नेट मैग्नेटिक फील्ड, आपको ये भी कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है, रेसिडुअल नेट मैग्नेटिक फील्ड when magnetic intensity and magnetic intensity जिसको H से डिनोट किए हैं on the ferromagnetic material becomes zero ferromagnetic material पर जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी को जीरो कर दिया तो जो बचा हुआ रेसिडुअल नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इसी का नाम रखा गया रिटेंटिविटी। अब कोएर्सिविटी मिला टर्म आपको, कोएर्सिविटी जो है जैसा कि हम लोग बात किए ओसी के इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में एच दिस इक्वल टू ओसी डिफाइन करिए, इट इज इक्वल टू magnetic intensity in opposite direction, magnetic intensity in opposite direction, जो H opposite direction में लिए हैं जिससे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या हो गया जीरो, तो फिर टू रिड्यूस या टू डिक्रीज बोलिए, टू डिक्रीज नेट रेसिडुअल बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड टू जीरो और कहाँ पे इन अ मटेरियल यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये है बच्चों कोएर्सिविटी जिसकी मदद से नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो करे गए हैं। अब यहीं से जानकारी हमें मिला कि किस तरह की मटेरियल हमें यूज करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में, किस तरह की मटेरियल हमें यूज करना चाहिए परमानेंट मैग्नेट में। आइए देखते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा एक और हम लोग पहचान कर लें, वो है हार्ड एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। चलिए थोड़ा इसको देख लें। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेट्स भी लोग बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज दैट material in which magnetization persists यानी कि एग्जिस्ट करते हैं, persists after removal of external magnetic field from the material मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया आपने, जिस मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने से मैग्नेटाइज किया हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, उस मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया। हटाने के बावजूद भी कुछ मैग्नेटाइजेशन मौजूद होते हैं, तो इसी को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, यानी कि मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट इवन व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो लगा के मैग्नेट बनाए हैं, मैग्नेटाइज किए हैं, उसको हटा लिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, फिर भी
कुछ मैग्नेटाइजेशन इसके पास में मौजूद होते हैं, तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और इसी से परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टील, फिर और भी है जैसे अल्निको हो गया, अल्निको, या फिर लोडेस्टोन, नेचुरली ये मिलता है मटेरियल लोडेस्टोन, बहुत सारे हैं एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। नाउ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल is that material in which magnetization disappears, गायब हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन disappears, मैग्नेटाइजेशन vanishes कहिए, disappears after removal of external magnetic field from the material, या from it बोलिए, from the material से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया, तो जो भी कुछ बचे खुचे मैग्नेटाइजेशन है वो डिसअपियर्स, गायब हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। अब ऐसा मटेरियल है सॉफ्ट आयरन, फॉर एग्जांपल ये है सॉफ्ट आयरन से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट आप बनाते हैं। अब यहीं से बच्चों जानकारी मिली कि किस तरह के मटेरियल को आप यूज करना चाहेंगे फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि टेम्पररी मैग्नेट। अब आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, 10th क्लास में, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज करते हैं, याद करिए। ट्रिंग बेल, जो बेल होता है, इलेक्ट्रिक बेल जिसको कहते हैं, ट्रिंग जो बोलता है, स्कूल में लगे होते हैं, उसमें यूज करते हैं। माइक्रोफोन के जो डायफ्राम होते हैं उसमें यूज करते हैं। आयरन निकल कोबाल्ट के फैक्ट्री में बड़े बड़े सीड्स को उठाने के लिए ट्रेन में यूज करते हैं। सभी जगह टेम्पररी होता है ये। तो क्या है इसके लिए कंडीशन क्या होगा, ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आपके स्कूल एग्जाम के लिए। कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, या फिर कहिए टेम्पररी मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, टेम्पररी मैग्नेट्स। जो मटेरियल आप यूज करते हैं इसके लिए कंडीशन, उसी के लिए हमें बोलना होगा। तो मेंशन कर दीजिए द यूज्ड मटेरियल, जो मटेरियल यूज करे जाते हैं, द यूज्ड मटेरियल शुड हैव large परमेबिलिटी के बारे में पढ़े हैं। परमेबिलिटी लार्ज होता है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करते हैं, तो ज्यादा डोमेन को अरेंज करेगा, तो ज्यादा शक्तिशाली मैग्नेट भी बना देगा। तो शुड हैव लार्ज परमेबिलिटी, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, म्यू आर इज लार्ज, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर लार्ज, तो फिर ऑब्वियसली है कि म्यू अपने आप बड़ा हो जाएगा, म्यू आर
is large. Next, small retentivity, small retentivity, small retentivity स्मॉल होगा तो क्या फायदा होगा, जो ही आप टोरॉइड में करंट को जीरो करेंगे, सोलेनॉइड में करंट को जीरो करेंगे, तुरंत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब हो जाएंगे, तभी टेम्पररी मैग्नेट होगा। स्मॉल रिटेंटिविटी एंड स्मॉल कोएर्सिविटी स्मॉल होगा तो क्या होगा, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगा के डीमैग्नेटाइज नहीं करना पड़ेगा, तो फिर टेम्पररी मैग्नेट होगा। एंड स्मॉल हिस्टैरिसीस लॉस, और भी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, चलिए ये भी दे देते हैं। स्मॉल हिस्टैरिसीस लॉस, ज़्यादा एनर्जी नहीं बर्बाद हो। हिस्टैरिसीस लॉस, अब ऐसा मटेरियल नहीं जो पढ़े हैं सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये है आपका सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट, conditions for permanent magnets। परमानेंट मैग्नेट्स के लिए जैसा कि बात कर ली हम लोग ऊपर, मेंशन कर दीजिए परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या कंडीशन होगा। यूज्ड मटेरियल should have large permeability, large retentivity, large retentivity and large कोएर्सिविटी। अब ये सभी लार्ज होगा तो फिर मैग्नेट आपके परमानेंट रहेंगे। यदि थोड़े कभी उल्टे डायरेक्शन में अप्लाई भी हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फिर भी डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेंगे उसके पास। परमानेंट मैग्नेट को सीधा उल्टा मैग्नेटिक फील्ड में काम करना पड़ता है, जहाँ तहाँ, ऐसे आपके फैन में, मोटर में, सभी जगह पर लगे हुए हैं परमानेंट मैग्नेट। इस तरह से जहां भी होता है तो उस पर सीधा उल्टा फोर्स लगते हैं, तो फिर परमानेंट रहने के लिए ये सारी प्रॉपर्टी को लार्ज होना चाहिए। अब तो फॉर एग्जांपल जैसा ऊपर लिखे हैं, स्टील इज बेस्ट चॉइस, स्टील हो गया। फिर जो लिखे हैं ऊपर अलेनिको अलॉय जो है, अलेनिको, टिकोनल, बहुत सारे हैं, टिकोनल, लोडेस्टोन एक्सेट्रा, इस तरह की जो मटेरियल्स हैं, तो इनसे परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। चलिए बच्चों, हम लोगों ने मैग्नेटिज्म इन मैटर को फुल्ली कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अगली क्लास में इसके प्रॉब्लम्स पहले एनसीईआरटी से देख लेंगे, जो हमेशा करते आ रहे हैं, और हमने कुछ आपको आज बताया है जिस पर कि ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।